हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिक टू कॉन्सेप्ट तक सीखेंगे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो आज ज्योग्राफी की पहली क्लास है, जिसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति मतलब ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ इस बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपके यह वीडियो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, जैसे कि दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, ये करंटली बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और एनटीपीसी को ले सकते हो, क्योंकि हाल फिलहाल में होने वाला उसका एग्जाम, तो इनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगी। तो आज से हम रेगुलरली, जब तक भूगोल खत्म नहीं होगी, उस पर हम वीडियो डालेंगे, 1 बाय 1 करके वीडियो डालेंगे। तो आज हमारा है भूगोल चैप्टर 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं बेसिक जानकारी बता देता हूं। तो भूगोल का पिता कौन है? भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो इनके पिता हैं हिकेटियस। तो भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस, जो यूनान के महान दार्शनिक थे। जो कौन है? यूनान। कहाँ के? यूनान के महान दार्शनिक है कौन? हिकेटियस। अगला पॉइंट है, जो ज्योग्राफी शब्द है आपका, क्या? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसके लिए मैं बता दूं, तो इसका आंसर आपका स्टेथोस्टेनिस। क्या है? स्टेथोस्टेनिस। तो इसका है स्टेथोस्टेनिस। तो भूगोल का पिता है हिकेटियस, और ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम? स्टेथोस्टेनिस। तो एसएससी कभी कभी इसे भी आंसर मान लेती है। एसएससी जो मानती है, इसे भूगोल का पिता मानती है। स्टेथोस्टेनिस को एसएससी क्या मानती है? भूगोल का पिता मानती है। ठीक, लेकिन खासकर जो यूपी पुलिस या फिर इनके एग्जाम होते हैं, स्टेट वाले एग्जाम, उसके लिए ये राइट आंसर। ठीक, तो आगे चलते हैं। यदि बस दो डेफिनेशन, भूगोल क्या है? जिसमें हम ब्रह्मांड से, पृथ्वी से संबंधित जो भी भौगोलिक घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं भूगोल के अंदर। ठीक, तो भूगोल के पिता हिकेटियस। ज्योग्राफी शब्द का किसने दिया था? स्टेथोस्टेनिस ने ज्योग्राफी शब्द दिया था। आगे बात करते हैं दूसरी। अब देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ था? तो एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंथियर। जॉर्ज लेमेंथियर, ये वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक है, जॉर्ज लेमेंथियर। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विकास के बारे में जो सिद्धांत दिया था, तो जो सर्वमान्य सिद्धांत था, वो जॉर्ज लेमेंथियर का था। जॉर्ज लेमेंथियर ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत दिया था। इनका सिद्धांत था बिग बैंग की थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत। तो क्या था इनका? महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। जिसे किस नाम से जाना गया? बिग थ्योरी। किस नाम से जाना गया? थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। तो हमें अब ये देखना है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत क्या था। तो इन्होंने कहा था कि ये जो ब्रह्मांड था, आज से 15 अरब वर्ष पहले एक द्रव्य पिंड में समाया हुआ था। ये क्या था? एक बहुत बड़ा क्या था? द्रव्य पिंड था। मतलब कोई पिंड था जिससे इसका ब्रह्मांड का विकास हुआ है। तो देखते हैं तो क्या हुआ। इन्होंने बोला कि आज से 15 अरब वर्ष, ये घटना कब की है? आज से 15 अरब वर्ष
आज से 15 अरब वर्ष पहले की घटना है। तो क्या हुआ कि इस जो पिंड था इसका टेम्परेचर वो भी बढ़ने लगा और जो प्रेशर था, जो दाब था, वो भी इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी बढ़ा और दाब भी बढ़ा। ठीक, तो इनके कारण टेम्परेचर और दाब बढ़ने के कारण यहाँ पर ये बॉयल का नियम फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? बॉयल का नियम फेल हो जाता है। ठीक, तो बॉयल का नियम फेल हो जाता है। बॉयल का नियम क्या है? यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब घटेगा और दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक, तो यहाँ पे बॉयल का नियम इस पिंड ने फेल कर दिया। तो इस कारण जब टेम्परेचर भी बढ़ा और दाब भी बढ़ा तो ये फट गया, जिस कारण ये है फट गया। और फटने के कारण निकला इसमें से काला पदार्थ। ठीक, जो फटने की जो कंडीशन थी, फटने के कारण क्या निकला इसमें से? काला पदार्थ। अब यही फटने की घटना कहलाती है बिग बैंग थ्योरी। क्या कहलाती है? बिग बैंग की थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। तो आइए, महाविस्फोटक सिद्धांत क्या था कि आज से 15 अरब वर्ष पहले एक द्रव्य पिंड था जिसका टेम्परेचर और दाब बढ़ने के कारण उसमें क्या महाविस्फोट हुआ था। तो वो क्या कहलाया? बिग बैंग की थ्योरी। ये ऐसा किसने कहा था? एबे जॉर्ज लेवेंथेन ने। अब सगली कहानी है इस काले पदार्थ से। जब इसके फटने के बाद जो इसमें से काला पदार्थ निकला तो इसमें थी सर्वाधिक मात्रा में क्या? हाइड्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में क्या थी इसमें? हाइड्रोजन। और सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन थी तो हाइड्रोजन में क्या? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए गए। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तत्व पाए गए। तो इनके कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों के कारण जब ये पिंड फटा था तो इसका बहुत ही उच्च तापमान था। तो जैसे जैसे पिंड ठंडा हुआ, इसका मलबा ठंडा हुआ, तो ऐसे ऐसे फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों ने क्रिया करनी शुरू कर दी, जिससे क्या बने? पहले परमाणु। क्या बनने शुरू हो गए? परमाणु। अब जब परमाणु बनने शुरू हो गए इसके अंदर, तो परमाणुओं से परमाणु जुड़कर क्या बने? अणु बने। क्या बने दोस्तों? अणु बने। अब आपको अणु से अणु जुड़े, अणु से अणु जुड़ के बने यौगिक। क्या बने? यौगिक। अणु से अणु जुड़कर बने यौगिक। मैं जरा थोड़ा सा मिटा लेता हूं, इधर देख लेते हैं। तो अणु से अणु जुड़कर बने हमारे यौगिक। ठीक, अब यौगिक से यौगिक जुड़े तो बने चट्टाने। चट्टाने क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्रहों पर ज्यादातर चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक, जो यौगिक से यौगिक जुड़े तो बने चट्टाने। आगे चट्टानों से चट्टाने जुड़े तो बने आपके ग्रह। ठीक, और जो ग्रह या तारों को जोड़ दोगे तो क्या बनेंगे? आकाशगंगा। और आकाशगंगाओं को जोड़ेंगे प्लस आकाशगंगा तो क्या बना? ब्रह्मांड। विशालकाय ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब ये ही ब्रह्मांड कैसे बना, इसे रिवर्स में देखो। ब्रह्मांड सबसे बड़ा हो गया इस विश्व में, इस दुनिया में ब्रह्मांड से बड़ा, पूरे यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं। ठीक, ब्रह्मांड से छोटा क्या है? आकाशगंगा जुड़ गई तो ब्रह्मांड छोटी आकाशगंगा होगी, और आकाशगंगा छोटे क्या होगी? सूर्य और ग्रह। क्या होगे? जो सूर्य है आपका, तारे और ग्रह किससे? आकाशगंगा से छोटी होगी। अब आकाशगंगा से छोटे उपग्रह आ सकते हैं, जो एस्ट्रॉइड वगैरह है ये आ सकते हैं। और ग्रहों में क्या होती है? जो हमारी पृथ्वी ग्रह है तो इस पर क्या चट्टाने पाई जाती हैं? पृथ्वी किसके रूप है? चट्टानों का रूप है। अब चट्टाने किससे बनी है? यौगिकों से। जो भी आपके मिश्रण है, जो भी वो है, वो यौगिकों से चट्टाने बनी है। और यौगिक किससे बने? अणु से। और अणु किससे बने? परमाणु से। तो ये कहानी थी, यहाँ से चली थी, परमाणु प्लस परमाणु जो बने थे हमारे अणु। तो ये था इसका प्रोसेस ब्रह्मांड का बनने का। ठीक, तो ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ? तो सर्वमान्य सिद्धांत था वो था बिग बैंग की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब महाविस्फोटक सिद्धांत। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
के महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? एबेज और लेमेंटियर ने ये सिद्धांत दिया। तो दोस्तों ये थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। अब आगे चलते हैं। एक बात बताना भूल गया, ये जो क्रिया करते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो परमाणु बनाना शुरू करते हैं, ये हिंग बोसन विधि द्वारा शुरू करते हैं। हिंग्स बोसन हिंग बोसन विधि द्वारा जुड़ना शुरू कर देते हैं। हिंग बोसन विधि को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, तो हिंग्स बोसन विधि को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये थी हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। क्या था? आज से 15 वर्ष पहले एक द्रव्य पिंड था जिसमें का टेम्परेचर बढ़ा और दाब बढ़ा, जिसके कारण उसमें महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के कारण जो उससे काला पदार्थ निकला, तो काले पदार्थ में क्या हाइड्रोजन पाया गया। क्या पाया गया? हाइड्रोजन। क्या पाया गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन थे, उन्होंने हिंग बोसन विधि द्वारा जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटा तो क्रिया करनी शुरू कर दी। तो परमाणु से परमाणु बन के अणु बने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ने अणु परमाणु बनाए। तो परमाणु से अणु बने, अणुओं से यौगिक बने, यौगिकों से चट्टाने बने, चट्टानों से ग्रह बने, ग्रह से आकाशगंगा और आकाशगंगा से हमारा ब्रह्मांड का विकास हुआ। तो ऐसे ही ब्रह्मांड हो गया। तो अब इसको देखते हैं, एक मैप में देखते हैं कैसी कंडीशन बनेगी। ठीक, तो ये मान लो ये है आपका यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक, इसके अंदर क्या आ गई? आकाशगंगा है। इसके अंदर क्या आ गई? आकाशगंगा है। लाखों अरबों की संख्या में आकाशगंगा है, 100 अरब के करीब। इसके अंदर आ गई तारे ग्रह। क्या आ गई? तारे और ग्रह। ये क्या है? ये क्या है? ब्रह्मांड। ठीक, ये क्या है? आकाशगंगा। ये क्या है? आपके तारे या ग्रह। ठीक, एक आकाशगंगा में अरबों में, आकाशगंगा में एक आकाशगंगा अरबों में क्या है? तारे और ग्रह है। इसके अंदर ले सकते हो आप छोटे ग्रह जो भी हैं, शुद्ध ग्रह या उपग्रह। ठीक, और उपग्रह या फिर ग्रहों पे भी ले सकते हो आप चट्टाने। तो ये क्या है? इसका ये क्रम है। सबसे बड़ा क्या? ब्रह्मांड, उससे छोटा आकाशगंगा है, उससे छोटा तारे और उससे छोटे उपग्रह। ठीक, तो ये थी कहानी ब्रह्मांड के बारे में। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रह्मांडीय पिंड। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनका नोट्स जरूर बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा ब्रह्मांडीय पिंड। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांडीय पिंडों के बारे में। तो ब्रह्मांडीय पिंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं चमकदार और एक होते हैं अचमकदार। एक होते हैं चमकदार और एक होते हैं अचमकदार। चमकदार में क्या आते हैं? आपको पता है कौन चमकता है? ब्रह्मांडीय पिंड ऐसा कौन सा है जो तुम्हें प्रकाश या रोशनी देता है, चमकता है? तो क्या? तारे। तो तारे में एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप सूर्य। ठीक, और जो अचमकदार है वो क्या है? ग्रह। क्या है? ग्रह। एग्जाम्पल में ले सकते हो आप पृथ्वी। ठीक, अब इनका चमकदार है। चमकने का कारण क्या था? तो कारण है चमकने का कारण, तो वो है नाभिकीय शल्य। क्या है? नाभिकीय शल्यन की क्रिया। तो नाभिकीय संलयन मतलब तारों में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन किसके कारण होता है? हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण। नाभिकीय संलयन किसके कारण होता है? हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण। इसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता।
नाभिकीय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा उसको चाहिए। नाभिकीय संलयन क्रिया को जितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है वो इन ग्रहों में नहीं पाई जाती। हाइड्रोजन पाई जाती है लेकिन क्या पाई जाती है? कम मात्रा में पाई जाती है। तो नाभिकीय संलयन के कारण कोई तारा चमकता है, कोई तारा किस कारण चमकता है? कोई भी तारा किस कारण चमकता है? नाभिकीय संलयन के कारण। उपग्रह क्यों नहीं चमकते? ग्रह क्यों नहीं चमकते? क्योंकि इनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होती। नाभिकीय संलयन की क्रिया क्यों नहीं होती? क्योंकि कम मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। कम मात्रा में हाइड्रोजन का होना, कारण पता चला क्यों? कम मात्रा में हाइड्रोजन का होना। अब देखते हैं कि नाभिकीय संलयन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको पता है हाइड्रोजन की तो आवश्यकता है लेकिन इसका भी सिद्धांत क्या है? तो वो है घनत्व का नियम। क्या है? घनत्व का फॉर्मूला। तो घनत्व का नियम क्या है? आपका फॉर्मूला पता होगा आपको। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व का। ठीक, अब इसकी जगह क्या करेंगे हम? नाभिकीय संलयन की क्रिया को समझा रहे हैं तो घनत्व का नियम पर क्या कैसे फॉलो करती है कि जब 1000 हाइड्रोजन के अणु, ध्यान से सुनना, 1000 हाइड्रोजन के अणु, जब 1000 हाइड्रोजन के अणु 1 सेंटीमीटर के आयतन में एकत्रित हो जाए, जब 1000 हाइड्रोजन के अणु 1 सेंटीमीटर के आयतन में एकत्रित हो जाए तो वह वस्तु या पिंड ऑटोमेटिक क्या होता है? चमकने लगता है। मतलब उसमें नाभिकीय क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? 1000 प्लस, मतलब 1000 हाइड्रोजन के प्लस पॉइंट होने चाहिए, अणु होने चाहिए। 1000 से कम होगा नाभिकीय संलयन नहीं होगा। आयतन कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब 1000 हाइड्रोजन के अणु एकत्रित हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो जाती है। मतलब वो पिंड स्वतः ही चमकने लगता है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया घनत्व के नियम पर आधारित है। तो अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले एक खबर आई थी कि चीन अपना कृत्रिम सूर्य बना रहा है। तो चीन अपना कृत्रिम सूर्य बना रहा है। तो चीन भी जो बना रहा होगा सूर्य, वो इसी सिद्धांत पर बना रहा होगा। मतलब कोई इतना बड़ा पिंड बनाएगा जिसमें इतने हाइड्रोजन डालेगा कि उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में 1000 हाइड्रोजन के तत्व आ सके, तो जिसके कारण फिर वो ऑटोमेटिकली चमकने लगेगा। ठीक, तो ये कहानी थी। तो नाभिकीय संलयन किस नियम पर आधारित है? घनत्व के नियम पर। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो मतलब 1000 हाइड्रोजन के अणु जब 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन में एकत्रित हो जाएंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली चमकने लगी, अर्थात नाभिकीय संलयन की क्रिया करने लगेगी। तो ये थी नाभिकीय संलयन। लेकिन इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है। ग्रहों में क्या होती है? हाइड्रोजन की कमी, जिस कारण ये नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं कर पाते और जिससे नहीं चमक पाते। तो इसलिए तारे चमकते हैं, चमकदार पिंड है, और हमारे ग्रह अचमकदार पिंड है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये था घनत्व का नियम। आप लिखना चाहो लिख सकते हो। घनत्व के नियम के अनुसार जब 1000 हाइड्रोजन के अणु 1 सेंटीमीटर आयतन में एकत्रित हो जाए तो वह पिंड स्वतः ही चमकने लगता है। तो वह पिंड स्वतः ही चमकने लगता है। ठीक, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब ये पॉइंट भी लिख सकते हो आप कि तारे नाभिकीय संलयन के कारण ही कोई तारा चमकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन के कारण ही कोई तारा चमकता है। ठीक, अब मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो आपको उतार दें। ठीक, ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं इसके नोट्स दूंगा, आपको सिर्फ वीडियो को सुनना है और समझना है। नोट्स में हर चीज के प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बीच बीच में लाइक एंड शेयर भी करते रहना, और ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन बातों पर मत ध्यान दो। अगर सही पढ़ाएंगे तो लाइक एंड शेयर ऑटोमेटिक ही आएंगे।
हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा ज्ञान अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगे, बशर्ते आप अपना इससे ध्यान से कवर करते हैं। खासकर जो परम प्रतियोगिता एकेडमी ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा स्पेशली है। तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखवाऊंगा मैं। तो देखो नोट पॉइंट क्या है। तो पहला नोट पॉइंट है, अब तक हम ब्रह्मांड से क्या समझे कि ब्रह्मांड अनंत तारे, ब्रह्मांड से छोटा आकाशगंगा है। तो ब्रह्मांड अनंत मतलब 100 अरबों के आसपास, मतलब अरबों में आकाशगंगाएं मिलती हैं इसमें। तो आकाशगंगाएं जो होती हैं अनंत तारे व ग्रहों से मिलकर बनी संरचना आकाशगंगा कहलाती है। तो पहला पॉइंट ये है, अनंत तारे और ग्रहों से मिलकर बनी संरचना आकाशगंगा कहलाती है। ये आकाशगंगा हम डिटेल में ही पढ़ेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में 3 प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। हर का एक का पढ़ेंगे हम, हमारी कौन सी आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो ये हो गया, दूसरा है अनंत आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, से मिलकर ब्रह्मांड बनता है, ये लिख सकते हैं। मतलब एक ब्रह्मांड में अरबों में क्या है आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में अरबों में क्या है ग्रह और तारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्रह्मांड का प्रबल्य आकार परवलय आकार, समझ रहे हो, परवलय आकार मतलब उल्टा यू की तरह, ये क्या है ब्रह्मांड का परवलय आकार। आप देखते होगे जब आप ब्रह्मांड को देखते होगे, ऊपर आसमान को देखते हो, आकाश को देखते हो, तो ऐसा लगता होगा ये ढाल की तरह कि मतलब ये जो आकाश है ये क्या है कि ये कोई भी शहर है कि इसके चारों तरफ मतलब फैल रहा, कि इधर इस पॉइंट पे टच हो रहा और इधर इस पॉइंट पे, आप यहाँ बीच में खड़े हो, इसको देख रहे हो खड़े होकर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड इस क्रम में फैला हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखता है, आपको ब्रह्मांड का इतना हिस्सा दिखता है। तो ये सब परवलय आकार क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का परवलय आकार क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक, ब्रह्मांड का परवलय आकार क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ पॉइंट इंपोर्टेंट है, 1610 एडी में 1610 एडी में कोपरनिकस ने एडी में कोपरनिकस ने पहली बार ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। पहली बार ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। ठीक, 1610 एडी में पहली बार कोपरनिकस ने ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। तो इसी कारण कोपरनिकस को क्या कहते हैं, खगोलकी का पिता कहा जाता है। कोपरनिकस को किसका पिता कहा जाता है, खगोलकी का पिता। खगोलकी का पिता तो क्या है, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस को क्या कहा जाता है, खगोलकी का पिता कहा जाता है। ठीक, आधुनिक खगोलकी का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक खगोलकी का पिता, तो वो कहा जाता है एंटोइन हम्बोल्ट व हब्बल। एक तो हब्बल है और एक है
एंटीवन हम्बोल्ट। तो एक है हब्बल और एक है एंटीवन हम्बोल्ट। इन दोनों क्या कहा जाता है, आधुनिक खगोलकी का पिता कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट चल लेंगे नोट में जो आपको याद रखने ब्रह्मांड से संबंधित। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है 7वां। 1916 एडी में अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे। 1916 एडी में आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, जो 2018 में कुछ पेपर हुआ था उसमें आ चुका है। रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, तो किसने दी, आइंस्टीन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में, नेक्स्ट है, हब्बल ने ब्रह्मांड का अंत के बारे में बताया था। ब्रह्मांड का अंत के लिए क्या, कृष्ण विवर, क्या, कृष्ण विवर, ये थ्योरी दी थी इन्होंने, कृष्ण विवर, जिसे वेल्ज भी बोलते हैं, ब्लैक होल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। कृष्ण विवर ब्लैक होल की थ्योरी दी थी। क्या दी थी, ब्लैक होल की थ्योरी दी थी। ठीक, ये ब्लैक होल क्या है कि जब कोई ग्रह, कोई तारा अपनी मृत्यु करता है, आत्महत्या करता है, तो वो आकाशगंगा केंद्र में जाकर गिर जाता है। वो आकाशगंगा केंद्र ही क्या, ब्लैक होल कहलाता है। ठीक, तो ये आगे पढ़ेंगे, जब आकाशगंगा पढ़ेंगे वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेकिन हब्बल ने ब्रह्मांड के अंत के लिए कृष्ण विवर ब्लैक होल की थ्योरी दी थी। THEOR थ्योरी दी थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट, और मैं एक दो क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट। ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये है आपका एक प्रकाश वर्ष। 9.4 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये आप कह सकते हो, ये क्या कह सकते हो, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ठीक, ये आ जाएगी, घात बढ़ जाएगी, 15 हो जाएगा। ठीक, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल तो क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। या लिख सकते हो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। ये क्या है, प्रकाश की चाल।
तो इस विश्व में ब्रह्मांड में सबसे तेज किसकी चाल है? प्रकाश की चाल है। तो वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, एक सेकंड में क्या सोच सकते हो, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। क्या कर लेगा? 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। आगे एक पॉइंट और है, दूरी का सबसे बड़ा इकाई कौन सी है? तो वो पॉइंट है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों? पार्सेक। क्या है? पार्सेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होते हैं एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश। तो दोस्तों ये थी आज कुछ मौखिक जानकारी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय पिंड हमने पढ़े थे डिटेल में, काफी डिटेल में, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, और ये थी बेसिक जानकारी। इसके बाद हम कल आकाशगंगाएं पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखना, और हो सके तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट का हमें बहुत ही जरूरत है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना, और प्लीज हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।